ऑडियो क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इसके बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। एक बार जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। बाद हम अपने इस सेशन को, इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, ऑडियो एकदम क्लियर है, परफेक्ट है। और शुरू करते हैं अपने इस सेशन को और अपने इस क्लास को। ठीक है, तो जैसा कि ना लास्ट क्लास में मैं आप सभी लोगों को कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा रहा था, और कंप्यूटर हार्डवेयर में स्टोरेज वाली कैटेगरी चल रही थी, तो उसी में अभी दो चीज़ें और बची हुई हैं। एक तो ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानकारी लेना जरूर मतलब बचा हुआ है, और एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में भी जानकारी हमें लेनी है। तो वो हम सब स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, बट क्लास को शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं समय लेना चाहूँगा आप सभी लोगों का, और उसमें जो गाइडेंस दूँ वो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो 1 मिनट शुरू होता है अब। देखिए, मैं ना क्लास में जितनी थ्योरी करा रहा हूँ आपको, ये मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा थ्योरी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप इसके अलावा सीधे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ठीक, और उस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में भी आप सबसे पहले पीवाईक्यू पढ़ें तो सबसे बढ़िया होता है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन। इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से है, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहां पर कम्युनिटी वाले सेक्शन को डेली बेसिस पर चेक किया कीजिए, और देखिए कितने क्वेश्चन आपसे आते हैं। आप जब उन क्वेश्चन आंसर को करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है। ठीक, डेली बेसिस पर। फिर आप चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उसमें जितनी क्लासेस हैं और आए सारी देखनी है आपको। मैं कुछ और प्लेलिस्ट भी बना रहा हूँ, उनको भी फॉलो आप कर सकते हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगर आपको मेरी ये एमसीक्यू पीवाईक्यू की पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए, या किसी चैप्टर या किसी टॉपिक की पीडीएफ फाइल चाहिए, तो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अगर किसी को ये दोनों ऑफिशियल चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप सीधे मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों में किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना। मेरे ऑफिशियल लिंक आपके पास आ जाएंगे, और ये दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को, सभी को नमस्कार। देखो जी, आज की डेट डाल देते हैं सबसे पहले। 18 सितंबर 2024 आज की डेट है, आज की तारीख है। और हमारा जो मुख्य चैप्टर या टॉपिक चल रहा है बेटा, इसका नाम है कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है जी, हिंदी में भी है ना, हार्डवेयर को हार्डवेयर के नाम से ही बोला जाएगा। ठीक, तो जैसे कि है ना, लास्ट क्लास में मैं आपको समझा रहा था स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। एक बार जल्दी से कैटेगरी का नाम लिख लेते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, हिंदी में इन्हें कहा जाएगा भंडारण युक्तियां। ठीक है जी, भंडारण युक्तियां यानी कि स्टोरेज डिवाइस। और स्टोरेज डिवाइस में जो कैटेगरी हम अभी इस समय पढ़ रहे हैं, उसका नाम है बेटा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में डैम भी कहा जा सकता है। ठीक है, इसका मेथड क्या है ये आपको पता ही है। अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में भी हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा ऑप्टिकल डिस्क को। ठीक है, इनको हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में ही ऑप्टिकल डिस्क नाम दिया जाता है, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, अब देखो ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल है ना, मैंने कई सारे आपको लिखवाए थे, जैसे कि सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण या एग्जाम्पल होते हैं ना। तो इनको समझेंगे, इन एग्जाम्पल को भी। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई भी ऑप्टिकल डिस्क है आपके पास, जस्ट सपोज दैट ये एक ऑप्टिकल डिस्क है, तो ये बेसिकली प्लास्टिक की बनी हुई डिस्क होती है। इसको हम प्लास्टिक डिस्क बोल सकते हैं। ठीक है, और इस प्लास्टिक डिस्क के ऊपर भी है ना एक लेयर चढ़ी होती है, यानी कि यहाँ इस लेयर, प्लास्टिक डिस्क के ऊपर एक लेयर या सतह चढ़ाते हैं। वो भी एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक की लेयर ही होती है, जिसे पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक कहा जाता है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक, यानी कि एक प्लास्टिक की डिस्क के ऊपर एक और लेयर चढ़ा देते हैं जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की होती है, एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक है ना।
अब फाइनली इस जो लेयर है ना पॉलीकार्बोनेट की, इसके ऊपर एक लाइट डाली जाती है और उस लाइट से ही यहाँ पर डेटा को राइट किया जाता है, लिखा जाता है। अब क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है सबसे पहला कि जितनी भी ऑप्टिकल डिस्क होती हैं ये बेटा किस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, यानी कि इनकी तकनीक का नाम बताइए, टेक्नोलॉजी का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर है बेटा लेजर टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पर लिखेंगे लेजर टेक्नोलॉजी। तो अभी जो मैं बोल रहा था आपसे कि ये जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की लेयर है इसके ऊपर एक लाइट डाली जाएगी जिससे डाटा को राइट करते हैं, वो लाइट बेसिकली लेजर लाइट ही होती है। आई होप सो कि लेजर का है ना फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो नोट कर लीजिए। इसे बोलते हैं लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन के नाम से इसको बोला जाता है। तो बेसिकली लेजर एक लाइट ही होती है और इस लाइट का इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की सरफेस पर डाटा को राइट करने के लिए। कैसे समझाता हूं। जब सीडी या डीवीडी या बीआरडी, ये तीनों एग्जांपल होते हैं ऑप्टिकल डिस्क के, इसको जब सीडी डीवीडी ड्राइव में या ब्लूरे डिस्क ड्राइव में लगाया जाता है तो अंदर है ना एक लेंस टाइप का होता है, लेंस जैसे नहीं होता है, तो इस टाइप का एक है ना आपको हार्डवेयर डिवाइस मिलेगी और उस लेंस से है ना लेजर लाइट निकलती है जो सीडी की सरफेस पर जाके टकराती है। अब जैसी वो टकराती है ना लेजर लाइट, सीडी की सरफेस जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है उस पर ऐसे स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बनना शुरू हो जाते हैं? स्पॉट्स। और यही स्पॉट्स आपका डेटा होता है। जैसे सपोज दैट कि आप किसी सीडी में कोई मूवी डाल रहे हैं, कोई पिक्चर गाने वगैरह डाल रहे हैं या कोई पीडीएफ फाइल डाल रहे हैं सीडी में, तो डाटा आपका ना इसी फॉर्म में, इसी स्पॉट्स की फॉर्म में कह दो या डॉटेड फॉर्म में यहाँ पर स्टोर हो रहा होता है। और ये डॉट्स या स्पॉट्स किससे बन रहे होते हैं? लेजर का इस्तेमाल करके बन रहे होते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ है ना आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो लेजर से यहाँ पर डेटा को राइट किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। एक शब्द है ना हम यहाँ पर और भी यूज करेंगे, यहीं लिख लीजिए। सीडी के केस में जब डाटा को राइट किया जा रहा होता है तो बर्निंग ऑफ डिस्क शब्द का इस्तेमाल भी किया जाता है। हिंदी में इसको बोलेंगे डिस्क का जलना। अब ऐसा क्यों बोलते हैं कि सीडी में जब डेटा राइट किया जा रहा है तब है ना सीडी का जलना, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं? इट्स बिकॉज ऑफ लेजर की वजह से, स्पॉट्स बनने की वजह से। मतलब लेजर के द्वारा जो स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं ना, तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि सीडी बर्न हो रही है या ऑप्टिकल डिस्क बर्न हो रही है, जल रही है। बट जलने का मतलब ये नहीं होता कि इसमें से आग निकलने लगे, धुआं निकलने लगे, चिंगारी उठने लगे, ऐसा नहीं है। इसका मतलब बस एक जलकर स्पॉट बन गया है वहां पर, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल जैसे टैटू वगैरह बनवा लेते हैं लोग आग, और फिर उन टैटू को जब हटवाने जाते हैं तो एक लेजर टेक्नोलॉजी के द्वारा उस टैटू को हटाया जा सकता है, कहीं हद तक हल्का किया जा सकता है। तो है ना ऐसा दिखाते हैं वीडियोस वगैरह में कि लेजर लाइट आ रही है ऊपर से और जैसे आपके हाथ पर टैटू बना हुआ है तो ऐसे पट 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 ऐसे आवाज होती रहेगी और जो ब्लैक ब्लैक है ना वो वाइट सा हो जाता है वहां पर। तो ऐसे ही समझ लो कि वो स्किन उस जगह की जल रही है ना। तो इसी तरीके से समझ लो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की जो लेयर है उसको जलाकर है ना वहां एक स्पॉट बनाया जा रहा है, इसीलिए कह देते हैं बर्निंग ऑफ डिस्क। यानी कि बर्निंग ऑफ डिस्क कहने का मतलब क्या होता है? दैट इज राइटिंग प्रोसेस ऑफ डेटा, राइटिंग प्रोसेस ऑफ डेटा। समझ में आ गई बात या नहीं? यानी डाटा का या डाटा को लिखे जाने की प्रक्रिया, लिखे जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को बर्निंग ऑफ डिस्क के नाम से बोल दिया जाता है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो पूछिए। तो आई होप सो है ना यहाँ तक की कहानी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि हम ऑप्टिकल डिस्क के केस में बर्निंग ऑफ डिस्क जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ऑप्टिकल डिस्क में ना बेसिकली हमारे सामने 3 एग्जांपल होते हैं, सीडी, डीवीडी और बीआरडी। इनके बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि अगर आप नोट नहीं कर रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एज इट इज क्लास पीडीएफ मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, दैट इज
कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, जिसकी जानकारी मैं क्लास की शुरुआत में दे रहा था। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है तो मत लिखिए, एज इट इज़ लिखा हुआ सब मिल जाएगा आपको। क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसे डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और अगर मोबाइल या कंप्यूटर में पढ़ना है तो कंप्यूटर में मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनते रहिए बस एक बार, ठीक है। अब आगे देखिए, जब हमने देखा कि ऑप्टिकल डिस्क में हमारे सामने एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो पता चला कि टोटल मिला के हमारे सामने 3 एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहला आता है सीडी। अब देखो सीडी में भी है ना, पहले तो आप सीडी की फुल फॉर्म लिख लो। सीडी को है ना कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से बोला जाता है, और सीडी में भी है ना बेसिकली 3 नाम हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो मिलता है सीडी आर, जिसमें आर का मतलब होता है बेटा रिकॉर्डेबल। कई बार ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बेसिक सा पूछ लिया जाता है कि बताओ सीडी आर में आर का मीनिंग क्या है, तो आंसर होगा रिकॉर्डेबल। फिर इसके बाद है ना आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और सीडी का टाइप देखने को मिलता है, जिसे बोलते हैं सीडी आर डब्ल्यू। इसका मीनिंग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। और एक और टाइप हमें देखने को मिलता है, दैट इज सीडी रोम, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी। तो अब बात ये आती है कि इन तीनों सीडीज में ना डिफरेंस क्या होता है। सीडी हम लोगों ने भी इस्तेमाल की है, हम भी मार्केट से कभी ना कभी कोई मूवी या पिक्चर या गाने की सीडी लाए होंगे, या कभी ना कभी हम कोई ब्लैंक यानी खाली सीडी भी लाए होंगे मार्केट से, जिसका इस्तेमाल हमने डाटा को स्टोर करने के लिए किया होगा, है ना। तो बात ये आती है कि हम जो मार्केट से कभी ब्लैंक सीडी खरीद के लेके आए जो 8 या 10 रुपए की आती है, वो कौन सी सीडी है इनमें से? तो आंसर है ये वाली सीडी रोम, जिसको रीड ओनली मेमोरी के नाम से बोला जाता है। एक्चुअली रीड ओनली मेमोरी कहने का ही मतलब होता है ना कि आप उसमें डेटा एक बार राइट कर दो, फिर हमेशा रीड कर सकते हो, राइट ऑपरेशन दोबारा नहीं होगा। देखो वैसे तो हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर में एक रीड ओनली मेमोरी नाम की मेमोरी भी लगी होती है कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर, एक आईसी चिप के रूप में। बट रीड ओनली मेमोरी शब्द है ना और भी बहुत जगह इस्तेमाल में लाया जाता है, जैसे यहाँ पर भी ला रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं होता कि सीडी, जो सीडी हमें दिखाई देती है, और रीड ओनली मेमोरी जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी है, वो दोनों ये है। नहीं, एक ही है। यहाँ पर केवल रीड ओनली मेमोरी यानी रोम कहने का मतलब ये होता है बेटा एक प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि ये ध्यान रखना कि जो रीड ओनली मेमोरीज होती हैं उनकी अपनी एक प्रॉपर्टी यानी कि गुण भी होता है, और उस प्रॉपर्टी या गुण का नाम क्या है? दैट इज वॉर्म, WORM। इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज राइट वंस रीड मैनी। यानी आप इस मेमोरी के अंदर है ना केवल एक ही बार राइट ऑपरेशन कर पाएंगे, इसके बाद रीड ऑपरेशन है ना कितनी बार भी कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार की मेमोरी हो जिसकी प्रॉपर्टी अगर यही है यानी कि राइट वंस रीड मैनी, तो आप उस मेमोरी को रोम यानी रीड ओनली मेमोरी कह सकते हैं। जैसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी हुई रीड ओनली मेमोरी एक अलग चीज है, और एक सीडी की अगर हम बात करें तो इसको भी रीड ओनली मेमोरी कहा जा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब होता है प्रॉपर्टी से राइट वंस रीड मैनी। तो जो मार्केट से 8 या 10 रुपए की सीडी हम खरीद के लेके आते हैं बेटा, वो यही होती है सीडी रोम। ठीक है। इसके बाद मार्केट में एक और सीडी हमें मिलती है जो री राइटेबल सीडी होती है। इसमें क्या होता है, ये जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की लेयर मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये कई सारी होती है इसमें। जैसे नॉर्मल एक सीडी में तो एक ही लेयर होती है, बट री राइटेबल सीडी में कई सारी लेयर्स होती हैं, और उन लेयर को आप एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को राइट करने के लिए। इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लो जो री राइटेबल सीडी है उसमें टोटल पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की जो लेयर्स हैं वो 10 लगी हुई हैं, तो आप इस सीडी को 10 बार डाटा को राइट करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, जबकि एक नॉर्मल सीडी रोम को केवल एक ही बार डाटा को राइट करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। बस समझ में आ गई बात? तो बस एक एक करके लेयर खत्म होती जा रही होंगी, फिर आप उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि री राइटेबल सीडी है यानी कि किसी सीडी में दोबारा से डेटा डाला जा सकता है इरेज करके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनफाइनाइट टाइम तक, अनंत काल तक आप ऐसा करते रहें। जब तक आप पृथ्वी पर जिंदा हैं तब तक आप सीडी का डाटा इरेज कर दो फिर डाल दो, इरेज कर दो फिर डाल दो, ऐसा चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। इसमें एक लिमिट होती है लेयर्स की, और जैसी वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी उसके बाद उस सीडी में फिर से हम डेटा को राइट नहीं कर सकते, रीड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? और फिर आता है सीडी रिकॉर्डेबल, CDR। ये बेसिकली वो सीडीज होती हैं
जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर ही है ना प्रोग्राम कर दी जाती हैं। जैसे प्रिंटर के, मान लो प्रिंटर मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर नहीं, माफ कीजिएगा, ये वो सीडी हैं जिनमें पहले से डेटा को राइट करके दिया जाता हो, उनको बोल देते हैं जनरली, है ना। जैसे रीड ओनली मेमोरी वाली जो ये जो सीडी है, ब्लैंक सीडी, ये खाली मिलती है हमको। ऐसी सीडी आर डब्ल्यू भी ब्लैंक या खाली मिलती है, बट सीडी आर कभी खाली नहीं मिलेगा। जैसे मान लो प्रिंटर है, तो प्रिंटर के अंदर एक ड्राइवर होता है ना, प्रिंटर का ड्राइवर प्रोग्राम या डिवाइस ड्राइवर प्रोग्राम, याद है मैंने प्रिंटर के केस में आपको पढ़ाया था। तो प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर है ना हमें चाहिए, तो पहले है ना क्या होता था कि वो सीडी में रख कर दिया जाता था हमें, सीडी में डालकर पहले से ही। तो अगर कोई सीडी हमारे पास आ रही है जिसमें पहले से कोई प्रोग्राम वगैरह डाल के दिए जा रहे हैं, तो उनको बोल देते हैं रिकॉर्डेबल सीडी, यानी सीडी आर बोल देते हैं। ऐसी कोई कैमरा वगैरह है, उसके साथ कोई है ना उसके डिवाइस ड्राइवर की कोई सीडी दी जा रही है, तो उनको जनरली रिकॉर्डेबल सीडी कह दिया जाता है। समझ में आ गई बात। एक बच्चे का कमेंट आया सर, सीडी को पेन ड्राइव में कैसे करें। मैं समझ नहीं पा रहा क्या कहना चाह रहे हो। सीडी को पेन ड्राइव में कैसे करें मतलब सीडी को पेन, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सीडी के किसी डाटा को पेन ड्राइव में डालना है, ऐसा बोलना चाह रहे हो। तो ऐसा तो सिंपल सा करना है, आपको सीडी लगानी है कंप्यूटर में। जैसे ही कंप्यूटर में सीडी लगा दोगे तो सारे डाटा को सीडी वाले को कॉपी कर लो, कॉपी करके कंप्यूटर में पेस्ट कर दो, फिर पेन ड्राइव में डाल दो। या फिर आप है ना सीडी और पेन ड्राइव दोनों एक साथ लगा लेना कंप्यूटर में, सीडी के सारे डाटा को कॉपी कीजिए कंप्यूटर में अंदर और फिर उसे पेन ड्राइव में पेस्ट कर दो। अच्छा एक पॉइंट और लिख लीजिए, चाहे तो है ना सीडी आर हो, चाहे सीडी आर डब्ल्यू हो, चाहे सीडी रोम हो, इन तीनों की है ना मेमोरी कैपेसिटी दैट इज 700 मेगाबाइट्स की ही होती है, यानी कि 700 MB। इससे ज्यादा ये डाटा स्टोर नहीं कर पाती है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है जी। अब डायरेक्ट एक्सेस मेथड में या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में एक और कैटेगरी हमारी बची हुई है जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। देखते हैं भाई इसके बारे में भी क्या कॉन्सेप्ट है। देखो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। अगर हिंदी में कहना है तो विद्युतीय युक्तियां, आप इनको बोल सकते हैं, विद्युतीय युक्तियां। समझ में आ गई बात। अब देखो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की अगर हम बात करेंगे ना, तो इसमें सिंपल सा मेथड है कि डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो अभी तक है ना हमने दो कैटेगरी पढ़ी, एक तो मैग्नेटिक मेमोरी वाली जिसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिज्म अप्लाई किया जाता है, चुंबकीयकरण, है ना। और अभी पढ़ा हमने ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, तो ऑप्टिकल में लाइट का यानी लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। यहां पर है ना डाटा को स्टोर करने के लिए सीधे इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं इनमें डाटा स्टोर किस में होता है, फ्लैश मेमोरी में, फ्लैश मेमोरी। और ये फ्लैश मेमोरी है ना, आप ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, इसको फ्लैश डबल ई पीरोम के नाम से भी बोला जाता है। तो लिख लीजिए फ्लैश मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, डाटा स्टोर होता है। अब इसको है ना एक एग्जांपल से समझिए। जैसे हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एक उदाहरण पेन ड्राइव भी होता है, ठीक है। तो पेन ड्राइव अगर आपने कभी खोल के देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा पेन ड्राइव में। आजकल तो काफ़ी छोटी छोटी सी पेन ड्राइव आ गई हैं, बट पहले जो बड़ी बड़ी पेन ड्राइव आती थी तो उनको अगर कभी खोल के देखते थे ना तो हमें कुछ ऐसा दिखता था। ये पूरी पेन ड्राइव है, यहाँ 4 पिन दिखाई देंगे आपको, क्यों, क्योंकि ये यूएसबी टाइप ए वाला पोर्ट या कनेक्टर होता है। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन के चार्जर की जो केबल होती है उसमें भी जो चार्जर की तरफ केबल लगाई जाती है उसको भी क्या बोलते हैं, यूएसबी टाइप ए बोलते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी सब पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी यूएसबी का कॉन्सेप्ट हो रहा हो, यूएसबी टाइप ए का, तो उसमें 4 पिन का इस्तेमाल किया जाता है डाटा को स्थानांतरित करने के लिए, सिग्नल ट्रांसफर करने के लिए।
यहाँ जो 4 पिन होती हैं इनका भी अपना मतलब होता है, लिख लीजिए चाहो तो। जैसे कि पहली वाली पिन है ना, पेन ड्राइव को चलाने के लिए कंप्यूटर से 5 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल डाटा रिसीव करती है। दूसरी वाली पिन है ना, सेंडर पिन कहलाती है, यानी कि अगर आप पेन ड्राइव से कोई डाटा कंप्यूटर में डालना चाहते हैं। तीसरी वाली पिन कहलाती है रिसीवर पिन, यानी कि कंप्यूटर से कोई डाटा पेन ड्राइव में रिसीव करना चाहते हैं। और चौथी वाली पिन को जीएनडी यानी कि ग्राउंडेड कहा जाता है। ग्राउंडेड का मतलब यह है कि अगर हम एक जगह से करंट फ्लो करा रहे हैं तो दूसरे एंड पर या कहीं ना कहीं किसी एंड पर उसे रोकना पड़ेगा हमें, उसे ग्राउंडेड करना कह देते हैं। ठीक है, तो 5 वोल्टेज का इलेक्ट्रिकल करंट से पेन ड्राइव चलती है, जो कंप्यूटर से करंट आता है पेन ड्राइव के अंदर। एक पिन सेंडर वाली, एक पिन रिसीवर वाली और एक पिन को ग्राउंडेड के नाम से बोलते हैं। ये तो हो गया पिन का कॉन्सेप्ट। अब इसके अंदर जैसे हम देखेंगे तो पता चलेगा कि इसके अंदर हमको फ्लैश डबल ई पीरोम नाम की एक आईसी चिप लगी हुई दिखाई देती है। फ्लैश डबल ई पीरोम, आपने ना ये चीज तो सुनी होगी ना, जब पेन ड्राइव खरीदते हैं तो उसकी एक मेमोरी कैपेसिटी होती है। जस्ट सपोज दैट एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे पास जो पेन ड्राइव है वो 16 जीबी की पेन ड्राइव है, 16 जीबी पेन ड्राइव। ठीक है, तो 16 जीबी बेसिकली पेन ड्राइव में होता क्या है, तो वो यही चीज होती है, यानी कि फ्लैश डबल ई रोम। फिर एक आईसी चिप और लगी हुई आपको दिखाई दे जाएगी जिसको कंट्रोलर कहते हैं। कंट्रोलर, जो इसके पेन ड्राइव के रीड एंड राइट ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करती है। मतलब कितना डाटा पेन ड्राइव में जाना है, कितना डिलीट करना है, ये सारे काम है ना कंट्रोलर नाम की आईसी चिप कर रही होती है। तो मोटा मोटी बात हमें समझ में आ गई यहाँ पर कि अगर हम किसी पेन ड्राइव को खोल के देखेंगे तो उसके अंदर भी डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी लगी होती है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर ये फ्लैश डबल ई पीरोम या फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या है, होता क्या है। तो इसके लिए ना आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा नेक्स्ट यानी अगला जो चैप्टर होगा, क्या नाम होगा उसका, कंप्यूटर मेमोरी। तो उस कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले रोम, फिर उसका सबसे पहले रैम और उसके बाद रोम पढ़ाऊंगा। जब रोम पढ़ाऊंगा तो उसी के अंदर आपको पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम भी बताऊंगा। जब आपको डबल ई पी रोम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसके आगे फिर हम फ्लैश डबल ई पी रोम का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात है यहाँ पर इतनी ही याद रखिएगा कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उन सभी के अंदर फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, जैसे कि पेन ड्राइव का कॉन्सेप्ट मैंने बताया। अब आगे लिख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के, तो एक एग्जाम्पल तो होता है बेटा यूएसबी एफडी। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल, यूएसबी का फुल फॉर्म तो सभी को पता ही होगा वैसे तो, यूनिवर्सल सीरियल बस। और एफडी का मतलब है यहाँ पर दैट इज फ्लैश ड्राइव। ठीक है, और ये किसे कहा जाता है, ये बेसिकली पेन ड्राइव को ही कहा जाता है। अगर आप किसी से पेन ड्राइव मांग रहे हैं, ले रहे हैं, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि भैया मुझे यूएसबी एफडी देना, बोल सकते हो। इसके अलावा है ना मेमोरी कार्ड, जितने भी मेमोरी कार्ड होते हैं, चाहे वो कैमरे में लगाया जाए चाहे स्मार्टफोन के अंदर लगाया जाए, वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल मेमोरी या इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही कहलाता है, जिसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लैश मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। ये ध्यान रखना कि जितने भी मेमोरी कार्ड हैं उनको एसडी कार्ड के नाम से भी बोल दिया जाता है। एसडी कार्ड जिसका फुल फॉर्म होता है बेटा सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। कुछ समय पहले एक पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए इनमें से मतलब ऐसे क्वेश्चन आया था कि एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है इनमें से, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे थे, इनमें से सिक्योर मतलब एसडी कार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो एक ऑप्शन सही था, सिक्योर डिजिटल कार्ड। बाकी देखो अगर एसडी कार्ड को साइज में अगर छोटा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइक्रो एसडी कार्ड। तो आज की डेट में हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह में या स्मार्टफोन में जो मेमोरी कार्ड्स लगे हुए हैं वो बेसिकली माइक्रो एसडी कार्ड कहलाते हैं, छोटे साइज वाले। जो कैमरे वगैरह में लगते थे बड़े बड़े साइज के, इतने बड़े, उनको एसडी कार्ड कहा जाता था। और लास्ट में एक ऑप्शन या एक एग्जांपल और आता है दैट इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी आपका एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस का उदाहरण होता है। ठीक है, तो एसएसडी के बारे में ना थोड़ा सा और जान लेते हैं। अभी पहले मेरे को बोर्ड को रब करना पड़ेगा, आप पहले नोट कर लीजिए। जो भी बच्चे नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए।
देखो एसएसडी को थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में, पर ऐसा क्यों? क्योंकि है ना आजकल क्या है ना, लोग एसएसडी लगवा रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, है ना। वैसे तो हार्ड डिस्क लगी हुई आती थी, बट अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, या ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, हार्ड डिस्क को निकलवा कर एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव लगा रहे हैं कंप्यूटर में। या फिर मार्केट से अगर कोई नया कंप्यूटर खरीदने जा रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि भैया एसएसडी वाला कंप्यूटर दीजिएगा। तो क्या है कॉन्सेप्ट एसएसडी का, समझाता हूं। रब कर दो। देखो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में हमारे सामने तीन एग्जाम्पल हैं, दैट इज पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स और एसएसडी। और हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आज की डेट में कहीं पर भी अगर कोई डाटा को स्टोर करने के लिए मेथड अपनाया जा रहा है, वो इन तीनों में से ही एक होगा। जैसे कि ज़्यादातर लोग डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर रहे हैं। या फिर लोग है ना स्मार्टफोन में मेमोरी कार्ड्स वगैरह लगा लेते हैं जिसमें है ना सारा डाटा स्टोर होता रहता है। या फिर लोग अब कंप्यूटर में एसएसडी लगवा रहे हैं। तो बस यही तीन मेथड है ना आज के समय ज़्यादातर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। क्लियर है? अब देखो एसएसडी को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्यों इतनी फेमस होती जा रही है। पहले तो इसका फुल फॉर्म एक बार फिर से लिख देता हूँ, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसे कहा जाता है। और कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में यानी कि कंप्यूटर शब्दावली में एसएसडी को एक नाम से और भी जाना जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से। और बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ इनमें से इलेक्ट्रॉनिक डिस्क किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर था एसएसडी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, पहला क्वेश्चन तो ये आएगा कि सर इसको डिस्क क्यों कह रहे हो भाई, ये तो कोई डिस्क जैसी तो होती नहीं है, इसके अंदर तो गोल प्लेट जैसी तो है नहीं। सीडी के केस में और हार्ड डिस्क के केस में तो अंदर गोल प्लेटें थी भी, यहाँ तो प्लेट नहीं होती, यहाँ तो आईसी चिप का खेल है सारा, है ना। तो इसको डिस्क क्यों कह रहे हैं? तो बेटा इसको डिस्क इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि ये हार्ड डिस्क का ऑल्टरनेटिव है। मतलब हार्ड डिस्क की जगह आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए, तब ऐसे आम बोल चाल की है ना भाषा में कह दिया जा रहा है ना कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क है, वरना डिस्क नहीं है। डिस्क शब्द का मतलब ही होता है गोल प्लेट या तश्तरी, वो तो है ही नहीं यहाँ पर। तो जब नहीं है तो फिर आप इसे डिस्क कैसे कह सकते हैं? इज दैट क्लियर और नॉट? पहली बात, केवल डिस्क हार्ड डिस्क की तुलना में कहा जा रहा है, तो उस डिस्क का ऑल्टरनेटिव ले आए हम ढूंढकर, तो ये भी डिस्क जैसी ही है, इसलिए डिस्क बोल दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो इलेक्ट्रॉनिक शब्द आप यूज कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटराइज डिवाइस के लिए, कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिवाइस के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक शब्द तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। वैसे हमें खूब पता है कि इसके अंदर डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इनको इलेक्ट्रिकल मेमोरी या इलेक्ट्रिकल डिवाइस कह सकते हैं। पर चूंकि इलेक्ट्रिकल के अंदर भी तो 0 1 का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिकल के आगे भी है ना 0 1 का कॉन्सेप्ट ही आ जाता है ना, तो जहां 0 1 का कॉन्सेप्ट आ जाएगा उसको इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। अगर अभी भी किसी के दिमाग में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक शब्द में कंफ्यूजन हो, तो बेटा एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से है ना आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए, मैं यहां लिख देता हूं कि सारी चीजें चलती तो इलेक्ट्रिसिटी से ही है। चाहे आप कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिवाइस को चलाओ, वो चलेगी बिजली से ही, तो इलेक्ट्रिकल शब्द तो आएगा ही आएगा। बट इसी इलेक्ट्रिकल शब्द को आगे जाकर अगर 0 1 की फॉर्म में मैनिपुलेट कर लिया जाए, तब फिर है ना हम इलेक्ट्रॉनिक शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। बस समझे या नहीं? मतलब इलेक्ट्रिकल करंट को ही हम अपनी मर्जी से 0 1 की फॉर्म में मैनिपुलेट कर रहे हैं, 0 1 बना ले रहे हैं। ठीक है, 0 1 बनाने का मतलब ये नहीं कि 0 और 1 वाकई में बन रहे होंगे, बस उस करंट को है ना 0 1 की फॉर्म में देख रहे होते हैं बस। ये चीज मैंने आपको याद है सबसे पहले वाले चैप्टर में भी समझाई थी, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, बिल्कुल शुरुआत में। तो बस यही समझ लीजिए कि फिर है ना इलेक्ट्रॉनिक शब्द का इस्तेमाल या डिजिटल शब्द का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक शब्द का इस्तेमाल कर लो या फिर डिजिटल भी बोल सकते हो। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए ना एसएसडी को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के नाम से भी बोला जाता है। अब सुनिए जरा, एक है ना सिंपल सा डायग्राम मैं हमेशा बनाता रहता हूँ और बोलता भी हूँ कि इसको याद रखिएगा। ये है हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जिसमें सारा डाटा परमानेंट स्टोर था या स्टोर होता है।
फिर इस हार्ड डिस्क से डाटा जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा, रैम के अंदर। रैम से डाटा अगर आगे की तरफ जाएगा तो पहुंचेगा सीपीयू के पास इनपुट की फॉर्म में, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होगी और एक आउटपुट जनरेट होगा जो आपको मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देगा। यस और नो? यस। अब होता क्या है कि इस हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो डाटा मैग्नेटिक डाटा कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक डाटा। और ये डाटा किसको देना है, रैम को। और रैम कौन से डाटा को स्टोर करती है, तो आंसर है इसका इलेक्ट्रिकल डाटा को। इसके अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो इलेक्ट्रिकल डाटा होगा, विद्युतीय डाटा। यानी मोटा मोटा अब इन दोनों बड़े बड़े शब्दों को हटाकर मैं शॉर्ट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर लेता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डाटा को ई लिख लेंगे और मैग्नेटिक डाटा को एम लिख देते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर है वो है मैग्नेटिक डाटा, चुंबकीय डाटा। और रैम के अंदर जो डाटा स्टोर है वो है इलेक्ट्रिकल डाटा। तो डाटा को दूसरे डाटा में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा या नहीं, बिल्कुल लगेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने इंग्लिश में बात कर रहा है, मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मुझे है ना समझने में टाइम लगेगा। मैं समझ तो लूंगा थोड़ा बहुत, बट समझने में टाइम लगेगा। बट सामने वाला व्यक्ति अगर हिंदी भाषा में ही बात कर रहा होगा और मुझे हिंदी आती है, तो क्या यहाँ पर समझने में टाइम लगेगा, नहीं, मैं तुरंत उसके रिप्लाई करता जाऊंगा। तो उसी तरीके से कंप्यूटर इंजीनियर्स ने सोचा एक काम करते हैं, हम है ना हार्ड डिस्क के रिप्लेसमेंट में एक डिवाइस बनाते हैं जिसको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहेंगे। और सॉलिड स्टेट ड्राइव है ना एक इलेक्ट्रिकल मेमोरी है, यानी कि डाटा स्टोर करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर हम इस डाटा को भेजेंगे रैम के पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी के पास। रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा किस फॉर्म में रखा जाता है, वो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डाटा रखा है और आगे भेजेंगे तो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक्सेप्ट होगा। तो क्या टाइम लगेगा, नहीं। तो जो यहाँ डिले आ रहा था, टाइम लग रहा था, वो यहाँ पर खत्म हो गया। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई होगी, फास्ट हो गई होगी, तेज हो गई होगी। समझे या नहीं? बाकी आगे का क्रम पूरा सेम ही रहेगा। डाटा फिर आगे सीपीयू के पास भेजेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास इनपुट की फॉर्म में, सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होगी, एक आउटपुट जनरेट होगा जो मॉनिटर स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए लोग क्या कह रहे हैं कि अब हमें वो कंप्यूटर्स दीजिए जिनमें एसएसडी लगी हुई हो, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव लगी हुई हो। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। बट मैं देखो फिर भी यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं होगा कि आज आपने कोई मान लो 20-30 हजार रुपए का कोई लैपटॉप खरीदा, ठीक है, और आपने ना उसमें, आपको उसमें हार्ड डिस्क मिली थी, तो हार्ड डिस्क की जगह आपने एसएसडी डलवा ली। तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी स्पीड है ना 1 लाख रुपए वाले कंप्यूटर के बराबर हो जाएगी। थोड़ा सा ही फर्क आता है, समझे या नहीं? ऐसा नहीं होगा कि 10-20-30 हजार का एक लैपटॉप खरीदा और आप उसमें एसएसडी लगवा लो, तो जो स्पीड है ना 1 लाख रुपए वाले लैपटॉप की आ रही है वही स्पीड आपको मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा अंतर आ जाता है, थोड़ा स्पीड बढ़ जाती है बस। ठीक है, बाकी एक पॉइंट और लिख लीजिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैक्सिमम कैपेसिटी किसी एसएसडी की आज की डेट में कितनी है, तो बेटा मैक्सिमम कैपेसिटी है आज की डेट में दैट इज 100 टेराबाइट। ये नोट कर लीजिए, ठीक है। 100 टेराबाइट की एसएसडी बनाई जा चुकी है। बट चूंकि ये टेक्नोलॉजी नई है इसलिए ये अभी भी महंगी टेक्नोलॉजी है। यानी अगर आप मार्केट से एसएसडी लेने जाएंगे या एसएसडी लगवाएंगे अपने कंप्यूटर में तो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी आपको। अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता मेरे को कि क्या रेट चल रहा है मार्केट में, बट मैं कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मैं गया था मार्केट में एसएसडी के बारे में पता करने। तो 1 टेराबाइट 1 TB, यहाँ 100 लिखा है, तो 1 TB है ना, मैंने पूछा था तो करीब 8-9 हजार रुपए की मेरे को बता रहा था कि 8 से 9 हजार रुपए में 1 TB एक अच्छी कंपनी की आपको एसएसडी मिल जाएगी। वरना मार्केट में 100 कंपनी है जो एसएसडी बना रही होंगे, तो उनके प्राइसेस में अंतर हो सकते हैं। ठीक है जी, तो ये महंगी टेक्नोलॉजी है। जबकि है ना एक हार्ड डिस्क अगर आप खरीदेंगे 1 टेराबाइट की, तो वो आपको मुश्किल से ना 2-2,500 रुपये 3,000 रुपये तक मिल जाती है। तो अंतर है दोनों टेक्नोलॉजी में, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये 100 टेराबाइट वाली जो मैक्सिमम कैपेसिटी वाली एसएसडी है वो कहाँ यूज हो रही होगी, वो किसी ना किसी सर्वर वगैरह पे लगी होती हैं, सर्वर कंप्यूटर्स में। नॉर्मल हमारे कंप्यूटर में तो अगर कभी आपको देखने को मिलेगी तो 1 टेराबाइट
2 टेराबाइट बस इतनी मिलेगी, ये भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो फाइनली है ना, हमने कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर आज फिनिश कर लिया। इसमें इतना ही था, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अभी ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, बट मतलब आधा घंटा या पौन घंटा हमें लास्ट क्लास में अगर मिल जाता तो ये टॉपिक लास्ट क्लास में ख़त्म हो जाता फिर। पर चलो कोई बात नहीं, अगली क्लास में है ना अगले चैप्टर को शुरू कर लेंगे। ठीक है जी, क्या करें फिर अब? डाउट पूछ लो अगर कोई डाउट पूछना है तो, क्योंकि अगला चैप्टर है ना अगर हम शुरू कर देंगे बीच में, तो इस चैप्टर की जो हेडिंग होगी यानी कि टाइटल होगा वो क्या डालेंगे बैच में, कंप्यूटर हार्डवेयर डालें या कंप्यूटर मेमोरी डालें, तो मिश्रण हो जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। आधे बच्चे तो फिर यही मैसेज या कॉल करके परेशान करेंगे कि सर आपने ना कंप्यूटर मेमोरी वाला जो चैप्टर पढ़ाया है उसकी स्टार्टिंग की चीज़ कुछ मिस है, वो कहाँ चली गई। अब वो कहाँ पर होंगी, कंप्यूटर हार्डवेयर की लास्ट वाली क्लास में, तो ये मिश्रण हो जाएगा हौच पौच, तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए काम करेंगे, कंप्यूटर मेमोरी जो हमारा अगला चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट है तो पूछो बेटा। एक बच्चे का डाउट आया, सर वीओडी वाले सेक्शन से भी क्लास पूरी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते हो बेटा। आप है ना वीओडी वाले सेक्शन में जितनी भी क्लासेस है ना, उन सभी क्लासेस को देखकर अपना सिलेबस जल्दी से कवर कर सकते हो, अगर आपका एग्ज़ाम होने में टाइम कम बचा है तो। और अगर आपके एग्ज़ाम होने में टाइम अभी बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा समय है, तो आप धीरे धीरे लाइव क्लासेस को देखते रहिए। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम नज़दीक हो वीओडी की सारी क्लासेस देखकर, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है जिससे मैं कहता हूँ एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करो, वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। और पूछे, कोई डाउट है किसी का? इज एनी डाउट? एक बच्चे ने लिखा सर प्रैक्टिस कैसे करें, और देखो वो तो मैंने क्लास के शुरुआत में आपको बताया ही था, और ज़्यादा प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं आप। मतलब थ्योरी तो आपको जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी सफिशिएंट है, एमसीक्यू प्रैक्टिस की जानकारी भी मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दी थी, एक बार सुन लीजिए उसको, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है भाई, तो आज के इस सेशन को और आज के इस क्लास को है ना फिर हम यहीं समाप्त कर देते हैं, अगर किसी का कोई डाउट नहीं है तो फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, तब तक आप कुछ और पढ़ लीजिए, कुछ और रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना आज के सेशन आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर मेमोरी। फिर से बता दूं, ये जो हार्डवेयर के अंदर जो स्टोरेज वाला पार्ट मैंने अभी बताया है, इसमें प्राइमरी वाला पार्ट छोड़ दिया था मैंने, क्यों? क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी वाले चैप्टर में। तो मेमोरी वाला चैप्टर अगली क्लास से शुरू करेंगे, जिसमें रैम, रोम, वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर, इन पांचों के बारे में बताकर फिर कंप्यूटर मेमोरी वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।